तो गाइस एपिसोड 9 में होने वाला है एनेस्थीसिया की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जो लड़की अब तक अपनी किस्मत और स्लेव क्रेस्ट के आगे हार मान चुकी थी, आज वही पहली बार अपने मास्टर के अगेंस्ट खड़े होने वाली है। लेकिन असली शौक तब लगेगा जब इफ्ताल अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करेगा और पता चलेगा कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि लेजेंडरी लाइटनिंग एम्परर है। और भाई, एबे ने जो एनेस्थीसिया के साथ किया है ना, उसका जवाब इफ्ताल जिस तरह देने वाला है वो सीन देखकर अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलो देखते हैं एपिसोड 9 में एग्जैक्टली क्या हुआ। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया से, जो बिल्कुल अकेली और उदास रास्ते पर जा रही होती है। उसके दिमाग में बार बार एबे की वही बातें घूम रही होती है। जब तक उसके शरीर पर वो स्पेशल स्लेव क्रेस्ट मौजूद है, तब तक हर साल उसे 6 महीने के लिए अपनी असली मास्टर के पास लौटना ही पड़ेगा। और गाइस, ये बात एनेस्थीसिया को अंदर से कम्प्लीटली तोड़ चुकी थी। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि शायद चाहे वो कितनी भी दूर भाग ले, अपने पास्ट से कभी नहीं बच सकती। तभी रास्ते में कुछ सस्पिशियस लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो कहते हैं, तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उनकी नीयत देखकर ही समझ आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। तब उनकी नजर एनेस्थीसिया के पैर पर बने हुए स्लेव क्रेस्ट पर पड़ती है। अब एनेस्थीसिया को भी सिचुएशन का डेंजर समझ आने लगता है। वो लोग उसे डराने और फोर्सफुली अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसी मोमेंट पर एनेस्थीसिया के दिमाग में एबे की एक और बात आती है। उसने कहा था कि ये क्रेस्ट सिर्फ उसे कंट्रोल नहीं करता बल्कि दुनिया के दूसरे डेंजरस लोगों से भी एक तरह से बचाता है। एनेस्थीसिया कम्प्लीटली होपलेस हो जाती है। वो सोचती है शायद मैं कभी भी इस गुलामी से आजाद नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही सिचुएशन और डेंजरस होने वाली होती है, डैम, सही वक्त पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर इफ्ताल की। इफ्ताल सीधा उन लोगों के सामने खड़ा होकर कहता है, ये मेरे साथ है, यहाँ से चले जाओ। और इफ्ताल को देखते ही वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब इफ्ताल एनेस्थीसिया की तरफ देखता है और पूछता है, तुम बिना कुछ बताए राइकिरी लेकर क्यों चली गई? एनेस्थीसिया उसे माफी मांगती है। वो बताती है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, उसके स्पेशल स्लेव क्रेस्ट ने उसे मजबूर किया था। ये सुनकर इफ्ताल कुछ सेकंड चुप रहता है। फिर वो कहता है, शायद मैंने तुमसे गलत सवाल पूछा। तुमने मुझे अपने स्पेशल स्लेव क्रेस्ट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? एनेस्थीसिया कहती है कि बताने से भी क्या होता, उस क्रेस्ट को रिमूव करना इम्पॉसिबल है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को खुद डिवाइन पावर प्रोटेक्ट करती है, मतलब कोई नॉर्मल इंसान उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ ही नहीं सकता। ये बोलते बोलते एनेस्थीसिया रो पड़ती है। लेकिन तब इफ्ताल उसके सर पर हाथ रखता है और एक ऐसी बात बोलता है जो पूरा सीन ही चेंज कर देती है। गॉड की पावर की चिंता कौन करता है? भाई, ये कॉन्फिडेंस देखो। फिर इफ्ताल पूछता है, एनेस्थीसिया, तुम जानती हो मैं असल में कौन हूँ? एनेस्थीसिया कंफ्यूज हो जाती है और तब इफ्ताल अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। वो बताता है कि वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, वो है इफ्ताल ऑरकॉट। और फिर वो पूछता है कि क्या तुमने लाइटिंग एम्परर का नाम सुना है? एनेस्थीसिया का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो शॉक होकर पूछती है, वही लेजेंडरी सेज? और इफ्ताल कामली कहता है, हाँ, मैं वही हूँ। वो बताता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो इफ्ताल ऑरकट था और डेथ के बाद उसका दोबारा जन्म हुआ। गाइस, एनेस्थीसिया को तो बिलीव ही नहीं हो रहा। वो पूछती है, क्या आप सच में लेजेंडरी 4 एम्परर्स में से एक हो? और इफ्ताल कहता है, तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो, अब तक तुमने जो कुछ देखा उसके बाद भी डाउट है? बस ये सुनते ही एनेस्थीसिया के दिमाग में इफ्ताल के सारे इम्पॉसिबल मैजिक मोमेंट्स फ्लैश होने लगते हैं और अब सारी चीजें उसके लिए कनेक्ट होने लगती है। तब इफ्ताल उसे एक और इम्पोर्टेंट बात कहता है, मैंने तुम्हें अपने साथ तब भी रखा जब मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता था। अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए सब कुछ अकेली हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एनेस्थीसिया इमोशनली ब्रेक डाउन कर देती है और पहली बार वो खुद से हेल्प मांगती है, प्लीज मुझे बचा लो। इफ्ताल बिना हेसिटेट किए कहता है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और भाई, यहीं से एपिसोड का पूरा मूड चेंज होने वाला है। अगले दिन हम एक एल्फ को पोर्टिस फैमिली के कटाना को एग्जामिन करते हुए देखते हैं। वो तलवार देखते ही इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है, जैसा मैंने पोर्टिस फैमिली से एक्सपेक्ट किया था, ये तलवार एक नेशनल ट्रीजर की लेवल की है। एबे फुल घमंड में कहता है, ऑब्वियसली हम इम्पोर्टेंट नोबल्स हैं, हमारे पास ऐसी चीजें होना नॉर्मल है। फिर एबे पूछता है, कितना दोगे? और एफ बोलता है, 5,000 सोने के सिक्के। भाई, एबे की आंखें लिटरली चमक उठती है। वो तुरंत डील एक्सेप्ट कर लेता है। एल्फ कहता है कि इतने पैसे उसके पास अभी नहीं है, लेकिन वो पेमेंट लेकर वापस आएगा। एबे मान जाता है और मन में ही सोचता है, ऐसी 3 और आर्टिफैक्ट्स मेरे पास है, पैसा ही पैसा। मतलब बंदा ऑलरेडी कैलकुलेशन लगा रहा है कि कितना पैसा बनेगा। अब एनेस्थीसिया वापस एबे के मेंशन पहुंचती है। एबे उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, आखिर तुम वापस आ ही गई, समझ गई ना कि तुम मेरे कंट्रोल से कभी बच नहीं सकती। लेकिन इस बार एनेस्थीसिया पहली वाली एनेस्थीसिया नहीं है। वो सीधा कहती है, मुझे कटाना वापस चाहिए। एबे का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है और यहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पिछली रात इफ्ताल एनेस्थीसिया से कहता है, चलो
राइकरी वापस लेकर आते हैं। एनेस्थीसिया सरप्राइज्ड होकर पूछती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? इफ्ताल कहता है, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? एनेस्थीसिया कहती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया और कटाना भी चुरा ली। इफ्ताल पूछता है, क्या तुम खुद उसे चुराना चाहती थी? एनेस्थीसिया तुरंत कहती है, नहीं, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन स्लेव क्रेस्ट के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं कर सकती। तब इफ्ताल उसे उसकी बहन की याद दिलाता है। वो कहता है, अगर तुम्हारी बहन भी इसी क्रेस्ट के कंट्रोल में थी तो शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने में लगा दी। ये लाइन एनेस्थीसिया को अंदर तक हिट करती है। उसे अपनी बहन याद आती है और पहली बार उसे रियलाइज होता है कि शायद जिस बहन को वो इतने सालों तक गलत समझती रही, वो असल में उसके लिए लड़ रही थी। एनेस्थीसिया कहती है, मेरी बहन ने कभी उन्हें अपने ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल नहीं करने दिया, लेकिन मैंने तो अपनी किस्मत के सामने हार मान ली। और गाइस, इसी मोमेंट पर एनेस्थीसिया फाइनली समझ जाती है कि इफ्ताल उसे क्या सिखाना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन पे डिनर टेबल पर इफ्ताल उसे कहता है, अगर कोई चीज तुम्हें परेशान करती है तो बोलो, तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो और जो तुम्हें पसंद नहीं है उसे मना करने का हक तुम्हारा है। ये सिंपल सी बातें एनेस्थीसिया के लिए बिल्कुल नहीं थी और तब वो इफ्ताल से एक रिक्वेस्ट करती है, जो गलती मुझसे हुई मैं उसे खुद एक बार ठीक करने की कोशिश करना चाहती हूँ। इफ्ताल उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम दोबारा एबे के मेंशन में आते हैं। एनेस्थीसिया उससे कॉन्फिडेंटली कटाना मांगती है। एबे गुस्से में उसके पास आता है। वो उसे इंटिमिडेट करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा मास्टर कौन है? एबे उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग थ्रेट्स देता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि एनेस्थीसिया की जिंदगी पर सिर्फ उसका कंट्रोल है। एनेस्थीसिया क्लियरली डरी हुई है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटती। वो मन में कहती है, अब मैं नहीं भागूंगी, ये मेरा फैसला है। फिर वो एबे के हाथ को जोर से दबा के अपने दिल की बात बोल देती है, मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से तंग आ चुकी हूँ। भाई, फाइनली इतने एपिसोड के बाद एनेस्थीसिया ने एबे को जवाब दे ही दिया। एबे ऑब्वियसली ये इंसल्ट टॉलरेट नहीं करता। वो एनेस्थीसिया को पनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन एनेस्थीसिया अपने डिसीजन पर टिकी रहती है। एबे उसे कहता है, इफ्ताल जैसे वीक लोगों पर भरोसा करके तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? लेकिन एनेस्थीसिया अब ब्रेक नहीं होती और जैसे ही एबे सिचुएशन को और डेंजरस बनाने की कोशिश करता है, क्लैंग, उसका अटैक बीच में ही रुक जाता है और हम देखते हैं कि इफ्ताल ने अपने हाथ से एबे के कटाना को रोक रखा है। इफ्ताल एनेस्थीसिया को देखता है और कामली कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एबे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि इफ्ताल ने एनेस्थीसिया को खुद ट्राई करने दिया था, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि अगर सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर गई तो इफ्ताल इंटरवीन करेगा। अब इफ्ताल एनेस्थीसिया से कहता है, तुमने काफी कोशिश कर ली। एनेस्थीसिया को फाइनली सुकून मिलता है। वो इफ्ताल से माफी मांगती है, लेकिन एबे को तो अभी भी अपनी औकात समझ नहीं आई। वो इफ्ताल से कहता है, तुम इतनी दूर सिर्फ इस लड़की के लिए आए हो? ये मेरी स्लेव है, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें भी 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। और बस ये लाइन सुनते ही इफ्ताल का पेशेंस खत्म। इफ्ताल गुस्से में कहता है, आज के बाद तुम एनेस्थीसिया को हाथ भी नहीं लगाओगे। और बूम, एक सॉलिड पंच। और भाई, एबे यहाँ पे सीधा दूर जाके गिरता है। भाई, जो सेटिस्फेक्शन इस मोमेंट पर मिलता है ना, प्राइसलेस है, सच में प्राइसलेस है। एबे उठकर चिल्लाता है, यह दूसरी बार है जब तुमने मुझे मारा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो रिवील करता है कि ये मेंशन पोर्थेस क्लैन का स्पेशल टेरिटरी है। उसका मानना है कि इफ्ताल और एनेस्थीसिया यहाँ से अलाइव नहीं जा सकते। फिर एबे सीटी बजाता है और उसके सारे इलाइट गार्ड्स मेंशन को सराउंड कर लेते हैं। एबे फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, इन लोगों को मैंने बहुत पैसे देकर हायर किए हैं। मार्शल आर्ट्स, स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक, हर चीज में एक्सपर्ट है। तुम इन्हें टच तक नहीं कर पाओगे। भाई, यहाँ पे तुम इफ्ताल का एक्सप्रेशन देखो, बंदा बिल्कुल चिल। एबे ऑर्डर देता है, इन दोनों को खत्म कर दो। और तब इफ्ताल यूज करता है लेवल 7 मैजिक केओस वीड। एबे पहले तो इफ्ताल का मजाक उड़ाता है। उसे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान हाई लेवल मैजिक कास्ट करने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड बूम, पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। एबे की आंखें लिटरली फटी रह जाती है। इफ्ताल का लेवल 7 मैजिक सक्सेसफुली एक्टिव होता है और एक ही अटैक में एबे की लाइट गर्ल्स कंप्लीटली डिफीट हो जाती है। मेंशन का भी बुरा हाल हो जाता है और एबे वो भी ग्राउंड पर पड़ा होता है। भाई ने जितना फ्लैक्स अपने गार्ड्स को लेकर किया था, सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया, लेकिन एबे को फिर भी अकल नहीं आती। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा चुके हो? और तब वहाँ एंट्री होती है मर्लिन की। मर्लिन इफ्ताल को बताती है कि उसके मेंशन से जो आइटम डिसअपेयर हुआ था वो ऑलरेडी सेल किया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मर्लिन ने पोर्थेस फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी की है और भाई, इनका रिकॉर्ड तो पूरा काला निकला। स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को इलीगली बेचना, डेंजरस इलीगल गुड्स की स्मगलिंग और लोकल माफिया के साथ कनेक्शंस, मतलब ये फैमिली अंदर से पूरी करप्ट थी। इफ्ताल कैजुअली कहता है, हाँ, मैंने कुछ माफिया टाइप लोग देखे थे, उन्हें अभी थोड़ी देर पहले उड़ा दिया।
मर्लिन एबे के पास जाती है और कहती है, तुम अब मेरी एकेडमी में बिलोंग नहीं करते, मैं तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल करती हूँ। भाई एबे को सब के सब एक के बाद एक बजाते गए। पहले एनेस्थीसिया ने उसका ऑर्डर मानने से मना कर दिया, फिर इफ्ताल ने उसे पंच मारा, फिर उसके सारे गार्ड्स डिफीट हो गए और अब एकेडमी से भी बाहर। ये सुनते ही एबे कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है। फाइनली एनेस्थीसिया राइकरी इफ्ताल को वापस दे देती है। वो आंखों में आंसू लेकर कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन इफ्ताल स्माइल करके कहता है, अरे मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। ये सुनकर एनेस्थीसिया रो पड़ती है, लेकिन इस बार ये हेल्पलेसनेस के आंसू नहीं थे, ये रिलीफ के आंसू थे। और फिर वो इफ्ताल से कहती है, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं खुद के लिए लड़ूंगी। और वो इफ्ताल को थैंक यू कहती है। और गाइस, इसी इमोशनल मोमेंट के साथ हमारा एपिसोड 9 यहीं खत्म होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, एनेस्थीसिया तो फाइनली अपने पास्ट के अगेंस्ट खड़ी हो गई, लेकिन क्या इफ्ताल सच में उस डिवाइन स्लेव क्रेस्ट को तोड़ पाएगा? क्योंकि अगर उस क्रेस्ट को खुद डिवाइन पावर प्रोटेक्ट करती है, तो उसे तोड़ने के लिए इफ्ताल को एग्जैक्टली कितनी बड़ी पावर दिखानी पड़ेगी? ये जानने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।